दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट देख लो, उनमें आपको एक कॉमन बात दिखेगी, सबकी एज 50 के ऊपर ही है। शायद ही ऐसा आदमी आपको कोई दिखेगा जो 30 के नीचे है। और पता है ये क्यों है? क्योंकि ओवर द लाइफ टाइम ये लोग अपना ज्यादातर टाइम एक इंपॉर्टेंट कारण के पीछे लगाते हैं जो इनको बिलियनर बनाता है, और वो है मार्केट में अपनी स्टेक होल्डरशिप, अपनी ओनरशिप गेन करना, यानी मार्केट में अपनी शेयर होल्डरशिप हासिल करना। और वो कैसे होता है? दो इंपॉर्टेंट तरीके से। सबसे पहला, या तो बिजनेस करो, बहुत सारे इनके बिजनेसेस होते हैं जिससे इनकी मार्केट के अंदर ओनरशिप गेन हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जिसकी वजह से आप लोग अपने कॉलेज के जमाने से ही अपनी वेल्थ बिल्ड करने की जर्नी शुरुआत करेंगे, वो है इनकी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट स्किल्स। यानी ये लोग अपने आए हुए पैसे से दूसरों के बिजनेसेस में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, आपके स्टॉक्स हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गई, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके दूसरों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें अपनी ओनरशिप गेन करते हैं, जिससे मार्केट में ऑटोमेटिकली इनकी ओनरशिप बढ़ जाती है और इससे इनका प्रॉफिट और इनका नेटवर्थ भी बढ़ जाता है। आप एक प्रॉपर हाईली स्किल्ड इन्वेस्टर बन के तैयार रहोगे मार्केट को फेस करने के लिए और खुद की वेल्थ जर्नी की शुरुआत करने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सेकंड ऑप्शन पे फोकस करेंगे, जिससे आपको दो इंपॉर्टेंट स्किल्स मिलेगी। सबसे पहले अपनी कॉलेज की जमाने से ही, कॉलेज के दिनों से ही अपनी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल स्किल्स को कैसे डेवलप करोगे, प्रैक्टिकल स्किल्स को कैसे डेवलप करोगे, कैसे सीखोगे और साथ ही साथ पैसे कैसे कमाओगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, ये आपकी वेल्थ की जर्नी की शुरुआत आज से लेकर आगे आने वाले 10-15 साल तक का उसका रोड मैप क्या होगा, कैसे कहां पर क्या इन्वेस्ट करना है, ये सारी बात डिटेल में पूरी तरह से इसे मैं इस वीडियो में बता दूंगा। यूं समझो ये एक आपके लिए फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट स्किल का एक फ्री कोर्स है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। इन्वेस्टमेंट की इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक बात को आपको समझना पड़ेगा। यहां पर टाइम इज द किंग। यानी अगर आपके पास आज वेल्थ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप यंग हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आगे चल के आने वाले 20-30 ईयर्स में पक्का मल्टी मिलियनर या बिलियनर भी बन सकते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि आपके पास एक इंपॉर्टेंट एसेट है जिसे कहते हैं टाइम। क्योंकि याद रखना कि पैसे का सबसे बड़ा नेचर ये है कि वो दो तरीके से बनते हैं। पैसा तो पैसे से बनता ही है, लेकिन दो तरीके से स्पीड में बनते हैं। अगर आपने एक बड़ा पैसा उठा करके मार्केट में लगा दिया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बड़े पैसे पे बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ लगा दिया बाजार में तो आपको 10% से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लाख रुपीज सामने से आ जाएगा, जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका जिससे पैसे से पैसा बनता है, भले इसमें समय ज्यादा लग जाता है लेकिन इसमें पैसा बिल्कुल बनता है, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ल्ड का 8वां अजूबा बुलाया था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, और अभी वीडियो पॉज करके देना। अगर मैं आपको पहले दिन पर 1 रुपया दूं और दूसरे दिन पर 2 रुपए दूं और तीसरे दिन पर 4 रुपए दूं, ऐसे करते हुए 1 महीने तक का मैं आपको जो अमाउंट है पहले दिन का उसका डबल करके नेक्स्ट डे पर दे रहा हूं, तो आपके पास 1 महीने के बाद कितना रुपया बनेगा? ये बहुत माइंड बॉगलिंग है। अगर मैं बता दूं ना तो आप लोगों को झटका लग जाएगा। जानना चाहते हो? टोटल है 107 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। देखा, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये तो बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा है, लेकिन ये कंपाउंडिंग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बैंक को या किसी इंस्टीट्यूशन को कहा कि मैं आपको 500 रुपया हर मंथ दूंगा और 15 साल तक का आप ये 500 रुपया उसे देते जा रहे हैं, लेकिन आपको हर 1 साल के बाद 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, यानी इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हो रहा है, तो आपको पता है आपका 15 साल के बाद यही 500 करके कितना बन जाएगा? आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी मुद्दल पैसा आपने 500 करके जो इन्वेस्ट किया वो 90,000 रहेगा, लेकिन आपका ब्याज दर 1,60,000 से भी ज्यादा का होगा, ऑलमोस्ट डबल ऑफ 90,000, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि 12% इंटरेस्ट रेट केवल आपके प्रिंसिपल पे नहीं लग रहा है, आपके हर साल के ब्याज पे भी लग रहा है। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट लगातार आपके ब्याज पे ब्याज लगने वाली एलिमेंट को कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी हर साल वेल्थ बढ़ती जाती है। और ये बेसिक बात इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि ये फंडामेंटल की मार्केट में पैसा बढ़ता कैसे है। डे ट्रेडिंग या जुआ खेलने से पैसा नहीं मिलता। कंपाउंडिंग की पावर से लोग सालों साल, 10 साल, 20 साल में अपना पैसा बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी साहब की जो इनकम है एज अ चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने 2021 से पैसा अपनी सैलरी लेना बंद कर दिया, जो कि 15 करोड़ रुपए, लेकिन फिर भी हर साल उनको 3,000 करोड़ से ज्यादा की इनकम उनके डिविडेंड से मिलती है, उनके स्टॉक से मिलती है। वो क्या पता है वो क्यों है? क्योंकि वो कंपाउंडिंग का पावर है। इसीलिए उनकी जो वेल्थ है वो लगातार बढ़ती जाती है। और इसीलिए आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो डोंट वरी, आपको कंपाउंडिंग की पावर को यूज करके लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने हैं। और कंपाउंडिंग को पावर कब मिलता है? जब उसे वक्त का पेट्रोल मिले,
तभी ही कंपाउंडिंग की गाड़ी चलेगी। 10 साल, 20 साल, 30 साल, उस हिसाब से यंग एज में होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अगर आप 20s या फिर 18s 19s में हो तो आपको इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो सकती है। और इसीलिए मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, वो है पे योर सेल्फ। यानी अगर आपके पास कोई सैलरी आ रही है, कोई यहां वहां से पैसा आ रहा है, तो सबसे पहले आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। एक अकाउंट जिसमें आपकी सेविंग्स अकाउंट रहेगी, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी या घर से पॉकेट मनी मिलेगी, जिसमें आप अपना सेविंग्स तो करोगे, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर भी करोगे। लेकिन ये अकाउंट बनाने के साथ साथ आपको और 2 अकाउंट बनाने हैं, वो है आपका इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड क्या भला है? ये इमरजेंसी फंड वो है जिसमें आप अपनी इमरजेंसी के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, क्योंकि कल को उठ के अगर खुदा ना खासा, भगवान ऐसा ना करे, आपकी जॉब चली गई, आपका धंधा ठप हो गया, या आपके पास पैसे ही नहीं रहे एज ए स्टूडेंट, तब आप पैसे कहां से निकालोगे? आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वहां से निकालने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि उस पैसे को हम लोगों ने कंपाउंड होने के लिए, बड़ा करने के लिए रखा है। तो उसमें से हम डायरेक्टली ऐसे निकाल देंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बीच में एक हर्डल आ जाती है, एक रुकावट आ जाती है, और आपका पैसा बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। और इसीलिए सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ हमें एक इमरजेंसी फंड बनानी है, और उसी के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जिसमें आप अपनी वो वाली वेल्थ या वो वाला पैसा ट्रांसफर करोगे जो पैसे को यूज करके आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली। उसके ऊपर हम लोग आएंगे। पहले समझो इमरजेंसी फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए, एज ए स्टूडेंट अगर आपकी महीने की खर्च 5,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी 6 महीने की मंथली खर्च 30,000 रुपए वो आपके इमरजेंसी फंड में मेंटेन होने चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल को उठ के अगर आप कहीं हॉस्टल या कहीं रह रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं रहा और आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो इमरजेंसी फंड को यूज करके आप एंड टाइम पे निकाल सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो मैं ये कहूँगा इसी चीज़ को आप 9 महीने तक कर दो, और आपकी मंथली जो एक्सपेंडिचर्स होती है, घर के जो खर्चे रहते हैं, उसका एक टोटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 20,000 रुपीज़ आपका मंथली एक्सपेंडिचर है घर का, तो 20,000 टाइम्स 9 कर दो, 20,000 टाइम्स 6 कर दो। वो आपका इमरजेंसी फंड में बिल्कुल रहना चाहिए, ताकि एंड मोमेंट पे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स को तोड़ना ना पड़े। इसीलिए पे योरसेल्फ का प्रिंसिपल ये है कि जैसे आपके पास एक बड़ा पैसा आता है मंथली आपकी इनकम या पॉकेट मनी से, उसमें से कुछ निकालकर सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। क्यों? क्योंकि वहां पर 500 रुपया या 1000 रुपया या 1500 रुपया आप जो है वो डालना शुरू करने वाले हैं, सेविंग शुरू करने वाले हैं। उसमें आपका सेपरेट पैसा जाना जरूरी है। सेविंग्स अकाउंट में रखोगे तो आपकी खर्ची कब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज वाई फालतू के प्रोडक्ट्स खरीदने से ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप खुद को पे करें, और वो खुद को पे करने का मतलब है कि आप आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकालकर सही जगह पर रख दे। वो है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आप सेपरेट तैयार कर सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी होती है, जिससे आपका मंथली आपके सेविंग्स अकाउंट से भी पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा कि ऑटो डेबिट से बेहतर ये होगा कि आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करो। इट क्रिएट्स अ डिसिप्लिन, आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप कर देता है, इन्वेस्टमेंट वाली हैबिट्स डेवलप कर देता है, एक इन्वेस्टर वाली अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, आपको आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एरिया में कुछ एक्ट्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला है आपको आपका एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट या डीमैट अकाउंट आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ खुलवाना है, और वो कंपनी कोई भी हो सकती है, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, इंड मनी है। ये सब कंपनी के अंदर आप अपना एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आजकल फ्री है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल दो। इसमें आप जीरो बैलेंस के बेसिस पे भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वाली डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी है, और अगर ये कंपनी कल को उठ के बंद भी हो जाती है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो डीमटेरियलाइज्ड आपके जो एसेट्स होते हैं वो इनके पास नहीं रहते हैं। सो डोंट वरी, आपको बस इनके थ्रू अकाउंट खोलना है। कल को उठ के ये बंद हो जाएगी, आप दूसरी जगह अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर सी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट कहां करना है। लेकिन कहां करने से पहले समझो इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, क्योंकि इसी में कहां करने वाले का आंसर छुपा हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई मैंने बिना सोचे समझे कहीं भी पैसे लगा दिए। मेरे गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पैसा जितना टाइम मार्केट में रहेगा उतना ही ज़्यादा पैसा वो बनाने वाला है। उसी के हिसाब से आपके गोल्स भी होने चाहिए, और उन्हीं गोल्स के हिसाब से उन गोल्स को अचीव करने के लिए जितना समय लगेगा उस हिसाब से ही आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होगी। यानी अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए समझो 10 साल के लिए किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे लगाए जा रहे हैं, इक्विटी काफ़ी रिस्की होती है, इसीलिए ऐसे म्यूचुअल फंड में या ऐसे आपने इक्विटी फंड में पैसे लगा दिए हैं, तो होगा इससे ये कि आपकी जो गोल्स रहेगी उसके हिसाब से आपको एटलीस्ट 10 साल तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका गोल 10 साल दूर है। दैट इज़ अगर आपको घर खरीदना है तो आपने लगातार हर महीने 1000, 2000, 3000, 5000 SIP करना शुरू कर दी, तो आपका गोल अगर 10 साल 15 साल दूर है तो उतना ही पैसा वो फंड जमा कर पाएगा। दैट इज़ वाई फर्स्ट क्रिएट योर गोल्स। ये चीज़ मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप अपने गोल्स के हिसाब से पैसे लगाएंगे उतने ही सेफ लाइन में
खेल भी पाएंगे और एक कैलकुलेटेड रिस्क ले पाएंगे। और अगर आपने बिना गोल के इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको पैसे कब निकालने हैं। और कभी मार्केट फ्लक्चुएट हो गया तो आपको डर लगेगा कि अब मार्केट गिरने वाला है, लोग अपने एसेट्स बेच रहे हैं, मुझे भी बेच देना चाहिए, सस्ते में बेचकर हट जाओ, बाद में मुझे शायद इतना भी ना मिले। बट मार्केट डजंट वर्क लाइक दैट। जो नीचे जाता है उसको फिर ना कभी ऊपर आना ही पड़ता है। और ये हिस्ट्री रही है इंडियन मार्केट की कि स्टॉक मार्केट नीचे गया है तो ऊपर ज़रूर आया है। और अगर वक्त का सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है तो गोल्स तैयार कर दो। आपके एजुकेशन गोल्स है, आपकी पर्सनल गोल्स है, आपके फाइनेंशियल गोल्स है, ये सारे गोल्स को लिख दो। चाहिए तो मैं इसके रिलेटेड एक लिस्ट पूरी की पूरी आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ, आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि कौन से गोल्स आपके लिए सूटेबल है, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे इन्वेस्ट करें, ये वाले क्वेश्चन को एड्रेस करना जरूरी है, इसीलिए इसके कुछ सिंपल रूल्स है जो आपको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझना चाहिए। देखो, जब मैंने बताया था आपको कि आपको घर खरीदना है तो आपको मैंने जानबूझ करके 10 साल 15 साल का एक टर्म पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? क्योंकि देयर इज अ फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म प्लस कॉस्टली गोल्स रिक्वायर्स हाई रिटर्न्स एंड दैट रिक्वायर्स हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, यानी रिस्क रहेगा तो इश्क रहेगा, और रिस्क रहेगा तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए कॉस्टली गोल्स यूजुअली लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और वो यूजुअली रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स की इन्वेस्टमेंट ही डिमांड करते हैं, जैसे इक्विटी। अब दूसरा फॉर्मूला ये है कि शॉर्ट टर्म गोल्स प्लस लेस कॉस्टली गोल्स इज इक्वल टू लो रिटर्न्स एंड दे आर मोर सेफर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेब्ट फंड्स और एफडी। यानी शॉर्ट टर्म गोल्स है, कॉस्टली भी नहीं है, तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल दूंगा जो ओवर द टाइम 3, 4, 5 साल में या 2 साल में इतना वॉलेटाइल ना हो, इतना फ्लक्चुएट ना हो। इसीलिए डेट फंड्स होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं या एफडी होते हैं। इसमें आपने देखा रहेगा कि आपको कम परसेंटेज मिलता है कंपेयर टू स्टॉक्स एंड अदर म्यूचुअल फंड्स, लेकिन आपका जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो काफी सेफर रहता है, आपका पैसा सेफ रहता है, इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आती, इसीलिए आपको उतने रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। और इसीलिए अगर कॉस्टली गोल्स रहेंगे, ज्यादा बड़ा घर लेना है या फिर कोई फॉरेन ट्रिप लगानी है या फॉरेन एजुकेशन है, तो याद रखना इंस्ट्रूमेंट्स काफी रिस्की रहते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या इक्विटी या शेयर्स या गोल्ड ETF। और सबसे वॉलेटाइल कौन सा रहता है फिर? क्रिप्टो, जो बिल्कुल आउट ऑफ द एम्बिट है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप उसमें पैसे इमीडिएटली लगा दो। ये इसका चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आगे के लिए काम में आएगा। और फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं लिक्विडिटी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। और लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कोई भी फाइनेंशियल एसेट या इंस्ट्रूमेंट कितनी जल्दी उसे आप कैश में यानी रोकड़े में, नकद में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास घर है तो आप उसे बहुत जल्दी बेच करके इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कस्टमर को ढूंढने के लिए टाइम लगता है। और उसी तरह से अगर आपके पास एक एफडी है तो आप उसे इमीडिएटली बंद करके रिडीम करके अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चार्ट लीस्ट लिक्विड एसेट्स से लेकर मोस्ट लिक्विड एसेट्स कौन से हैं उसके बारे में आपको बताता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं तो कॉलेज में हूं, मेरा तो अभी ऐसा कुछ गोल्स नहीं है, तो मैं शुरुआत कैसे करूं? क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिकल स्किल्स हासिल करनी है। तो उसके लिए हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर आएंगे और वो है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द कॉलेज। और उसका आंसर आता है इंडेक्स फंड से। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड यूं समझो कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, फेरबदल आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो इंडेक्स फंड वो होता है जो शेयर बाजार के अंदर टॉप 30, टॉप 50 जितनी भी कंपनीज होती है उसको ट्रैक करता है, उसको मिमिक करता है। यूं समझो कि अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो इंडेक्स फंड के माध्यम से आप शेयर बाजार के अंदर जो टॉप 30, टॉप 50 जितनी भी कंपनीज रहती हैं उसमें इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप शेयर खरीदने जाओगे समझो रिलायंस का, तो आपको हजारों देने पड़ेंगे, लेकिन इंडेक्स फंड के कुछ यूनिट खरीद लेने से आपका पैसा ऑटोमेटिकली टॉप 30, टॉप 50 कंपनीज में यूजुअली ऐसे ही लग जाता है। मार्केट इंडेक्स में इक्की दुक्की कंपनी के अगर स्टॉक्स के या शेयर्स के प्राइस समझो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी हुए तो इसका कुछ इंडेक्स फंड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडेक्स फंड पूरे के पूरे इंडेक्स को यानी सेंसेक्स को या निफ्टी को मिमिक कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, उसको बीट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जितना आपका मार्केट इंडेक्स रिटर्न्स देगा उतना ही आपका इंडेक्स फंड रिटर्न्स जनरेट करेगा, क्योंकि उसकी रिटर्न्स को वो ट्रैक कर रहा है, वो मिमिक कर रहा है। और इसीलिए एक कंपनी के लॉसेस या एक कंपनी के शेयर के भाव ऊपर नीचे होते हैं, वो पूरी की पूरी बाकी कंपनियों के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो ओवरऑल इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक कर रहा है, उसके परसेंटेज को ट्रैक कर रहा है, उसको बीट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसीलिए आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इंडेक्स फंड के फायदे ये है कि ये पैसिव होता है, यानी इसको मैनेज करने के लिए किसी एक्सटर्नल आदमी को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, इसकी फीस कम हो जाती है इसी चीज की वजह से। और इंडेक्स फंड में भी ज्यादा टेक्निकलिटी में न जाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो काफी लो कॉस्ट होता है, टैक्स एफिशिएंट होता है, इसमें टैक्स ऑप्शन मिलते हैं। और एक होता है नॉर्मल इंडेक्स म्यूचुअल फंड, और दोनों ही पूरे इंडेक्स को ऑटोमेटिकली मिमिक करते हैं, ट्रैक करते हैं। और इसीलिए इनमें हमें कुछ फैक्टर्स का ख्याल रखना होता है, यानी आप इंडेक्स फंड चुनोगे तो कैसे चुनोगे, उसमें आपको कुछ ये सारे फैक्टर्स है जो देखने पड़ेंगे। सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो होता है कि सालाना तौर पे
इंडेक्स फंड को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा आपके प्रॉफिट्स में से शेयर करना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो 0.1 से लेकर 0.3 तक का रहेगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। जो कि ये पैसिव फंड है, इसीलिए इसमें ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता। पॉइंट नंबर 2, इंडेक्स फंड में एक बार आपने पैसे लगा दिए तो किसी के बोलने की वजह से या फिर फ्लैश न्यूज आ गई, मार्केट गिरने वाला, ये गड़बड़ में आप अपने पैसे इमीडिएटली निकालना नहीं, या फिर आपने देख लिया कि अचानक से सेंसेक्स बढ़ गया तो यूनिट्स बेच देना है और पैसे निकाल देना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये डे ट्रेडिंग नहीं है। डे ट्रेडिंग यूजुअली गैम्बलिंग होती है। याद रखना, आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने के लिए नहीं, खुद को ग्रो करने के लिए कर रहे हो। खुद की इन्वेस्टमेंट स्किल्स ग्रो कर रहे हैं और सीख रहे हैं। यह आपका फर्स्ट स्टेज है, यह आपकी इनिशिएशन है, जिसकी वजह से आपको मार्केट कैसे काम करता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का फियर है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। आप रिस्क एपेटाइट ज़्यादा बढ़ा रहे हो और आप समझते जा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इसीलिए अगर मार्केट क्रैश, बहुत बड़ा क्रैश आ भी जाता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूजुअली होल्ड करते हैं, बिकॉज दे आर इन्वेस्टर्स, दे आर नॉट ट्रेडर्स। तो आपको भी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट को लगे रहने देना है, क्योंकि जब मार्केट उठेगा तब आपकी इन्वेस्टमेंट भी आगे ग्रो करेगी। जो बीच में से ही बेचकर निकल गया, देखो फिर वापस प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको फिर से नए प्राइस से खरीद करके वापस से वेट करना पड़ेगा कि उसका यूनिट कैसे कंपाउंड होगा, उसका पैसे कैसे कंपाउंड होगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमी का नेचर ही यही है कि वो नीचे जाता है फिर से ऊपर आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमी फिर से रिवाइव होती है। और हमारा गोल ये है कि एक बार 1 साल 2 साल हो गए तो इन्वेस्टमेंट, आपकी जो इंडेक्स फंड है उसकी इन्वेस्टमेंट से आने वाले प्रॉफिट से हम लोग हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। पोर्टफोलियो यानी यूं समझो आपका एक बास्केट है जिसके अंदर आपने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक आपका इंडेक्स फंड में आपने पैसे लगाए हैं, गोल्ड में थोड़ा पैसे लगाए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, आपकी प्रोविडेंट फंड, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, ऐसे पैसे लगा करके आपकी एक पोर्टफोलियो बनती है। और उस पोर्टफोलियो में आपकी अलग अलग एरियाज से आपको इनकम मिलती है। और जितना आपका पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है, जितना अच्छा डाइवर्सिफाइड रहेगा उतने ही आपके रिस्क फैक्टर कम होते जाते हैं। क्योंकि अगर आपका एक इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर गया, समझो फेल हो गया, तो फिर आपके दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आपको उतना ही प्रॉफिट रिकवर हो रहा है जितना आपका लॉस हुआ है। तो वो समझ नहीं आता। लेकिन इफ यू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, लोग कहते हैं ना डे ट्रेडिंग में कि भाई इस स्टॉक का भाव बढ़ने वाला है, इस पे पूरे पैसे लगा दे, वो जुआ हो गया, वो गैम्बलिंग हो गई। और इफ यू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ब्लास्ट होता है, सारा का सारा लॉस हो जाता है। एंड दैट इज हाउ लॉसेस आर क्रिएटेड। ये चार्ट देखो, इस चार्ट में बताया कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म से लेकर लो रिस्क लो रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म तक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी इंडेक्स फंड में शुरुआत आपकी लेवल 1 है, हम लोग लेवल 4 तक जाना चाहते हैं। और वो लेवल 4 क्या आएगा अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं और सीखने के लिए हमें सेफर और स्मॉलर से ही शुरुआत करना पड़ेगा। तो इंडेक्स फंड इज अ ग्रेट चॉइस। इंडेक्स फंड के साथ साथ अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स आता है तो लेवल 1 में आप फिक्स डिपॉजिट्स में भी थोड़े पैसे लगा सकते हैं या प्रोविडेंट फंड में थोड़े पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा। इसमें पैसे की डिमांड आपसे ज्यादा नहीं होगी, छोटी छोटी SIPs रहेगी, आप रिस्क टॉलरेट कर पाओगे। अब आता है लेवल 2, यानी 2 से 3 साल हो गए और आपके पास थोड़ा अच्छा प्रॉफिट्स आना शुरू हो गया है, यानी आपके अकाउंट में दिख रहा है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उस पर एक थोड़ा अच्छा खासा इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है। तो आप उस प्रॉफिट में आए हुए थोड़े से इंटरेस्ट को ठीक इसी तरह से यूज करेंगे और सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे? आप अपने डेट फंड में ये पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं पहले इसकी समझ लेंगे। देखिए यहां पर ये लोग आपका पैसा यूज करके, म्यूचुअल फंड वाले यूज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं जो ज्यादा रिस्की नहीं होते, इक्विटी की तरह, स्टॉक्स और शेयर्स की तरह, है ना। तो ये डेट फंड में डालने का लॉजिक ये है कि वो पैसे को आपने वहां डाल करके सबसे पहले तो सेव किया है और दूसरा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ है, यानी कुछ पैसा इक्विटी में भी है और कुछ पैसा डेट फंड में भी है। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर्स अपनी स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज करते हैं। और उसके और 1 साल 2 साल निकल गए, तब आता है आपका लेवल 3। अब आप इस टाइम के बीच में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल चीजों के ऊपर रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, और वो क्या होगी? एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। यानी ये वो फंड्स है, हमने पढ़ा था पैसिव फंड्स जिसमें कोई मैनेजर नहीं होता, लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है। और ये क्या करता है? ये आपका पैसा लेता है और बिल्कुल शेयर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इसका एम्बिशन जनरली ये होता है कि वो मार्केट को बीट कर सके, यानी मार्केट के थ्रू बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा प्रॉफिट्स आपको निकाल कर दे सके, क्योंकि इसमें उसकी फीस भी होती है। और इसीलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है। और आपका काम ये है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स पर रिसर्च करना, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स पर उसको समझना, इसकी पैरामीटर्स को समझना, इसकी ओवरऑल प्रिंसिपल्स को समझना। इसी के साथ आप मल्टी कैप फंड्स के बारे में रिसर्च करेंगे, और वो क्या है? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यूं समझो कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप वो कैटेगरीज है जो कंपनी को उनकी मार्केट में जितनी उनकी कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से कैटेगराइज करती है। यानी मार्केट में अगर किसी नई कंपनी, कोई नया स्टार्टअप है, उसका अगर 1% 2% ही कैपिटलाइजेशन है, शेयर है, तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंडर आ जाएगी। लेकिन ये उतनी ही वॉलेटाइल होगी, क्योंकि बिजनेसेस बहुत ही कैश हंग्री रहते हैं ना स्टार्ट के। ये ज्यादा वॉलेटाइल क्यों रहते हैं, ये रिस्की क्यों रहते हैं? क्योंकि 90% बिजनेस स्टार्ट में ही ठप हो जाते हैं।
इसीलिए इनमें इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की रहता है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, और इसीलिए रिटर्न भी हाई रहता है। और सेम उसी तरह से मिड कैप में अगर आप जाएंगे तो रिस्क थोड़ा कम होता है, इसीलिए रिटर्न भी कम हो जाता है। और लार्ज कैप में जाएंगे तो फिर रिस्क और कम हो जाता है, क्योंकि ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की कैटेगरी रहती है और यहाँ पर रिटर्न भी उतना ही कम हो जाता है, लेकिन हैंडसम रिटर्न्स रहता है। बट यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि आप लेवल 3 में ऐसे ही कुछ फंड्स में, ऐसे ही कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू करने वाले हैं। किससे? आपके डेट फंड जो लेवल 2 का था और लेवल 1 का आपका इंडेक्स फंड, वहां से थोड़े बहुत प्रॉफिट्स निकाल कर। और एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप उनके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यानी इंडिकेटर्स होते हैं, जिन्हें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहा जाता है, वो आप चेक कीजिए। उससे चेक करके ही आप इन्वेस्ट करेंगे। और लेवल 4 यानी लगभग उसके और 1-2 साल बाद, यानी आपके 5 से 6 साल बाद अगर आपने थरो स्टडी की है तो मैं गारंटी देता हूं आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि स्टॉक मार्केट को इन्वेस्ट करने के पहले आप समझो कि स्टॉक मार्केट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है कंपनी की, उसके बारे में रिसर्च करो, और कुछ बुक्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इससे आपकी स्टॉक्स की शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा होगा, आपका समय भी गया है, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपके पास नॉलेज की कमी है। लेकिन ये कौन से नॉलेज की बात हो रही है? ये आपके शेयर बाजार के नॉलेज की बात हो रही है। और लेवल 4 में आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप टोटली मल्टी कैप फंड्स के बिल्कुल अवेयर रहेंगे। अलग अलग मल्टी कैप्स के जो फंड्स होते हैं उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, और आप धीरे धीरे आपका एटलीस्ट 3 to 5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके स्टॉक्स में आप डाइवर्सिफाई करेंगे। ऐसे करते करते आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो आपका पोर्टफोलियो 1, 2, 3, 4, 5 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में धीरे धीरे बन रहा है। ऐसे तो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आपका 3 म्यूचुअल फंड्स और 10 से ज्यादा स्टॉक्स में से इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनेज करना मुश्किल होता है, आपको मैनेजर रखना पड़ेगा। लेकिन वो आप कब करेंगे? जब आप पूरी तरह से प्रो बन जाएंगे, सीख जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। और हमारा काम अभी क्या है? इन्वेस्टमेंट स्किल्स को डेवलप करना, ताकि हम हमारी कमाई हुई वेल्थ को और बढ़ा सके। और इसीलिए आप लेवल 4 में मल्टी कैप फंड्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हुए स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे स्ट्राइड्स करेंगे, प्लानिंग करेंगे और धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे। और इसके बाद आपका एक अच्छा अनुभव आ जाता है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस आ जाती है, स्किल्स डेवलप हो जाती है, तब आप ग्लोबल लेवल पर काम करेंगे, और वो होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। यानी आप इंटरनेशनल स्टॉक्स यानी S&P 500 जैसे, या फिर गूगल हो गया, एप्पल हो गया, यानी NYSE हो गया, यूएस का स्टॉक मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। क्योंकि आपके पास जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा, पैसे का करोगे क्या? इसे डाइवर्सिफाई करने की स्किल आपके पास तब तक आ जाएगी। वो क्वेश्चन नहीं आएगा, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसा जब आएगा ना, तब वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैं पैसे का करूँ क्या। पैसे को डायरेक्टली कहीं भी कंज्यूम करने के लिए नहीं फेंकोगे, आप पैसे को यूज करोगे आपकी एक जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करने के लिए, आपकी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करने के लिए, आपकी इंस्ट्रूमेंट्स को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, और आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर आपने ये पूरी स्ट्रैटेजी समझी है तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि देखो, हम स्मॉल से शुरू कर रहे हैं। एक सादे से इंडेक्स फंड्स में आप 500 रुपया, 100 रुपए से शुरू कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वक्त के चलते आपकी वेल्थ ही बिल्ड नहीं हो रही है, आपकी स्किल्स भी बिल्ड करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इन इक्विटी इंडेक्स फंड से, छोटे से छोटे डेट फंड से, और जा रहे हैं ग्लोबल लेवल तक का। और ओवर द टाइम हमारा एक बहुत ही अच्छा खासा पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा है। And that is the main idea, key idea of this small mini course, of this video. These are the fundamentals before you even start to invest, जो लोगों को पता नहीं होता और इसीलिए उनका पैसा लॉस हो जाता है। अब वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है, ये बात तो तय रही कि आपने सीख लिया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कहां करते हैं और क्यों करते हैं। डोंट फॉरगेट योर गोल्स, क्योंकि जब गोल्स कंप्लीट हो गए तब आपको निकालने भी आना चाहिए। क्या? आपका पैसा। आपका पैसा और विड्रॉवल कैसे करेंगे वो निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उसकी एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी है, जिसे हम लोग SWP भी कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, जो बहुत ज़्यादा आजकल में ट्रेंड में बूम में चल रहा है। SWP को यूज़ करके भी आप अपने एसेट्स को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विड्रॉवल कैसे करें, इस पर भी एक मिनी कोर्स बता दूं या वीडियो बना दूं, तो नीचे अपना कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ पसंद आया तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में बता दो, कुछ नहीं पसंद आया तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में बता देना। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिन्हें अपनी वेल्थ की जर्नी, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरुआत करनी है। फिलहाल रात के 1 बज रहे हैं, आई थिंक आई शुड स्लीप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।